नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूरीनाम की 3 दिन की यात्रा खत्म कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को सर्बिया पहुंची हैं। यहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भारत की पहचान विकास में एक जिम्मेदार भागीदार और वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज रूप में बनी है। भारत एक अग्रणी शक्ति बनने की तलाश को दर्शाता है। वहीं राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पूरे भारत में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आश्चर्यजनक गति से हो रहा है और भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की उम्मीद रखता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच रही है। इस दशक के अंत से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और सर्बिया ने हमेशा एक दूसरे के मूल हितों की समझ साझा की है। भारत और सर्बिया प्राचीन भूमि है और सर्बिया भारत के सतत विकास सहयोग कार्यक्रमों में एक मूल्यवान भागीदार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी यात्रा के दौरान सर्बियाई मंत्री और सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिए उत्सुक हैं और इससे पहले बेलग्रेड पहुंचने पर सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने निकोला टेस्ला हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी जेवा स्ट्रीट में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वह बृहस्पतिवार को माउंट अवाला में गुमनाम नायक के स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सर्बिया भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक नए फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें बताया गया कि भारतीय फिल्में सर्बिया के लोकप्रिय रही हैं। सर्बिया के लोगों का योग और भारत की आध्यात्मिक विकास से गहरा संबंध है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तारीफ वाली वीडियो का स्टेटस लगाने पर बवाल खड़ा हो गया। इस पूरी घटना को लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी उबाल में है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक शांति की अपील के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वही विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। एहतियातन के तौर पर आज शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब और मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान की तारीफ में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बुधवार को 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई है। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और बताते चले कि बीते दिन बुधवार को कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन और बंद आह्वान किया था, जिसको लेकर पुलिस ने बताया कि कुछ संगठनों को कार्यकर्ता शिवाजी चौक पर जमा हुए थे। प्रदर्शन के बाद भीड़ लौट रही थी, तभी कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस को उनके खिलाफ बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं इस घटना पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि प्रदर्शन को देखते हुए कोल्हापुर में बृहस्पतिवार तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों को शहर में तैनात किया गया है, जबकि पुलिस ने सतारा से और पुलिस बल की मांग की है। आधिकारिक ने कहा कि 19 जून तक निषेधात्मक आदेश लागू कर दिया गया है और 5 से या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बात की आशंका है कि प्रदर्शनकारियों के कुछ समूह पड़ोसी सांगली जिले के से जा सकते हैं और इसे देखते हुए पुलिस को सतर्क कर दिया गया है और निषेधात्मक आदेश लागू कर दिया गया है। देखिए, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है
कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार ने आंदोलनकारी पहलवानों को 15 जून तक समय दिया है। अब पहलवानों ने इसके लिए काउंटडाउन शुरू कर दिया है। पहलवानों को बीजेपी सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इधर गिरफ्तारी का आधार बनी नाबालिग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान बदल लिया और उसने बयानों में शोषण नहीं बल्कि भेदभाव की बात कही है। नाबालिग के इन बयानों से बृजभूषण की गिरफ्तारी पर संदेह पैदा हो गया और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह नाबालिग के किस बयान को आधार मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास नाबालिग के पुलिस को दिए हुए बयानों की कॉपी समेत अब तक हुए तीनों बयानों का ब्यौरा है और इस बार नाबालिग के पिता ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने बयान लोभ लालच में नहीं बल्कि डर की वजह बदले हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसने धमकी दी है, मेरा भी परिवार है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार को बर्बाद हो जाएगा और मुझे डर लग रहा है। हमारे अंदर भेदभाव का गुस्सा था, फेडरेशन के अंदर अपील की लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी। हमने जो एप्लीकेशन दी उसमें कुछ सच और कुछ गलत था, मैंने सही और गलत को कोर्ट में जाकर क्लियर कर दिया है। मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में है। इससे पहले बुधवार को रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक की दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ 6 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का टाइम मांगा है। तो आपको बताते चले कि बृजभूषण की गिरफ्तारी पर भी अब संदेह हो गया है। दरअसल नाबालिग लड़की ने अपना बयान बदल लिया है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह नाबालिग के किस बयान को आधार मानते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पास नाबालिग के पुलिस को दिए हुए बयानों की कॉपी समेत अब तक हुए तीनों बयानों का ब्यौरा है और इस बार नाबालिग के पिता ने भी स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने बयान में लोभ लालच में नहीं बल्कि डर की वजह बदले हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसने मुझे धमकी दी है, लेकिन मेरा भी परिवार है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। हमारे अंदर भेदभाव का गुस्सा था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि फेडरेशन के अंदर अपील की है कि उन्होंने भी ये नहीं सुनी और हमने जो एप्लीकेशन दी उसमें कुछ सच और कुछ गलत था, मैंने सही और गलत को कोर्ट में जाकर क्लियर कर दिया है और मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में है। इससे पहले बुधवार को रेसलर बजरंग पुनिया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ 6 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का टाइम मांगा है। मध्य प्रदेश सीहोर जिले में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन 42 घंटे से लगातार जारी है। बता दें कि यह हादसा सीहोर के मुंगौली में मंगलवार दोपहर को हुआ है। बच्ची 29 फीट नीचे फंसी हुई थी, जो कल सुबह तक वह 50 फीट नीचे जा पहुंची है। उसे निकालने के लिए 10 से ज्यादा जेसीबी और पॉकलेन मशीनों की मदद से 5 फीट दूरी पर समांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोकल पुलिस प्रशासन के साथ रेस्क्यू में जुटी हुई है। पत्थरों के कारण खुदाई करने में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से यह ऑपरेशन इतना लंबा चल रहा है। वहीं बच्ची को लेकर जिला पंचायत सीओ आशीष तिवारी ने बीते दिन बताया था कि बच्ची के मूवमेंट नहीं आ रहे और खुदाई में नीचे मिले पत्थर बहुत ही हार्ड है। उन्हें तोड़ने के लिए पॉकलेन मशीन के पंजे से बड़ी ड्रिल मशीन को बांधा हुआ है और उसी की मदद से पत्थर को तोड़ा जा रहा है। यही कारण है कि रेस्क्यू में तेजी नहीं आ पा रही है और ऐसे में बच्ची को हुक के माध्यम से खींचने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं बोरवेल में गिरी बच्ची का नाम सृष्टि बताया जा रहा है, उसके पिता का नाम राहुल कुशवाहा है। मौके पर एसपी मयंक अवस्थी भी मौजूद है। बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। उसके मूवमेंट पर नजर रखने के लिए बोरवेल के अंदर इंस्पेक्शन कैमरा भी लगा दिया गया है और एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भी मौके पर तैनात है। लगातार प्रयास चल रहा है। बच्ची हमें ट्रेस हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार भारतीय सेना भी यहाँ उपस्थित है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी उपस्थित हैं
और सभी लोग अपने अपने तरीकों से प्रयास कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की जो एक्सपर्टीज़ है वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, एनडीआरएफ की जो एक्सपर्टीज़ है वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड वो जो लगातार हम लोग खोद रहे हैं वो भी लगातार चल रहा है, वो हार्ड वर्क की वजह से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर बोलते हुए कहा है कि विपक्ष ने 4.5 साल में बहुत निकम्मापन दिखाया है। उन्होंने विपक्ष की जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी वो भी अदा नहीं की है। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, खाली टाइम पास किया है और एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए हैं, और अब चुनाव आ गया तो कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। जिस बातों में कोई दम नहीं है, चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर हमें डराते हैं तो हम डरने वालों में से नहीं हैं। कर उन्होंने हमला किया है। दरअसल आपको बताते चले कि सीएम गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और सीएम ने पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर बोलते हुए कहा है कि विपक्ष ने 4.5 साल में बहुत निकम्मापन दिखाया है और इन्होंने विपक्ष की जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी वो भी नहीं अदा की है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है और खाली टाइम पास किया है, एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए और अब चुनाव आ गया तो कह रहे कि पेपर लीक हो गया है। जिस बातों में कोई दम नहीं है, चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर हमें डराते हैं तो हम डरने वालों में से नहीं है। बार बार ये हमारे विपक्ष के लोग उठाते हैं, इनके बाद तो कोई 4-4.5 साल में इतने निकम्मापन दिखा इन लोगों ने। इन्होंने जो है जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी विपक्ष की वो भी नहीं करी इन्होंने। अगर करते हमें खुशी होती, क्योंकि हम तो उनसे सीख लेते। अगर कोई आलोचना करता हमारी तो हम तो उसे सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। आलोचना की बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए सत्ता पक्ष को। हम उनमें अगर मान लो तथ्य है, सच्चाई है, उनको ग्रहण करके हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में फैसला कर लेते हैं। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, खाली टाइम पास किया है, एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए हैं। अब चुनाव आ गया तो अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया, वो इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दम नहीं उन बातों के अंदर। इसलिए मैंने कहा कि ये जो हमने देखिए, आप हमने खुद ने कहा है, आरपीएससी मेंबर था, एक व्यू बना कि साहब रिटायरमेंट ले ले, इस्तीफा दे, उसके बाद में अरेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा क्यों, आरपीएस मेंबर रहते अरेस्ट करो, कोई बदमाशी की बात नहीं है, सच्चाई। तो वहीं अरब सागर से उठा बिपरजॉय तूफान पाकिस्तान की ओर बढ़ चला है। समुद्र से जिस जगह पर तूफान पनपा उसके ठीक दक्षिण में मानसून अटका हुआ था, इसलिए अब मानसून के लिए रास्ता खुल गया है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून कल यानी 9 जून को केरल पहुंच सकता है। हालांकि यह पूरे 8 दिन लेट है, लेकिन अब इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। केरल के समांतर जगहों पे तूफान गुजर रहा है और बादल भी छा चुके हैं, इसलिए बुधवार को केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश हुई है। बारिश गुरुवार को भी जारी रह सकती है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में मानसूनी बादलों की मोटी परत जम चुकी है। इसके चलते मानसून की पूर्वी रेखा अगले 24 घंटे में पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंच सकती है। मानसून आमतौर पर 8 जून तक देश के 8 राज्यों में यानी 35% भूभाग कवर कर लेता है। और दरअसल भारतीय मौसम विभाग जिन 14 केंद्रों पर दर्ज होने वाली बारिश के आधार पर मानसून की घोषणा करता है, उनमें से 60% केंद्रों पर 2 दिन में लगातार 2.5 मिमी बारिश होनी जरूरी है, जो अब तक नहीं हुई है। ऐसे ही त्रिशूर, थालासेरी, कुल्लू, मंगलोर आदि में बारिश के मापदंड पूरे होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।